हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का डिस्कशन अगेन मैराथन क्लास से रिलेटेड होने वाला है। हमने मैराथन क्लास नंबर 15 भी अपलोड कर दी थी, जहां हमने अप्रॉक्स 100 एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। अगर वो क्लास अभी तक आपने नहीं कवर किए तो जरूर कवर कर लेना। और ये सारे मैराथन क्लासेस ना हर एक एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत रेलेवेंट है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आइदर सीयूईटी, एचपीयू, जामिया, उड़ीसा, सीपीईटी, हर एक यूनिवर्सिटी के लिए देखोगे ना, ये सारे कॉमर्स बेस्ड एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनकी हमने एक प्लेलिस्ट भी ड्राफ्ट की है। हमने अप्रॉक्स 15 क्लासेस अभी तक अपलोड किया और इनकी एक पूरी प्लेलिस्ट ड्राफ्ट कर दी है। वो प्लेलिस्ट आप लोग जरूर से कवर करके देखना, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अच्छा, इसके अलावा हम एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन करें फॉर एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम 2026, हमने हर एक यूनिवर्सिटी के लिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड क्लासेस, दैट इज ऑनलाइन क्लासेस, अपने ऐप पे लॉन्च कर दी है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप जो पैकेज आप चाहो, चाहे टेस्ट सीरीज से रिलेटेड, चाहे स्टडी मटेरियल से रिलेटेड या क्लासेस से रिलेटेड, आप परचेज कर सकते हो। हमने सीयूईटी एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए क्रैश कोर्स भी लॉन्च कर दिया है। उसमें भी इंटरेस्टेड हो तो वो भी आप परचेज कर सकते हो। बट मेरा ये सजेशन रहता है कि एग्जाम के पहले अगर आपने सेल्फ प्रिपरेशन भी किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट आप हमारे चैनल से मैराथन क्लासेस एंड पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स की प्लेलिस्ट कवर जरूर कर लेना। और साथ ही साथ जितने ज्यादा टेस्ट आप अभी अटेम्प्ट करोगे, आपको एग्जाम में उतना ही उसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, ऐप की लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां से आप डायरेक्टली ऐप डाउनलोड करके हमारी क्लासेस, टेस्ट सीरीज या स्टडी मटेरियल का पैकेज परचेज कर सकते हो। ठीक है, चलो अब आज के सेशन में अगेन हम 100 एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत रेलेवेंट है अगेन एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए। अच्छा, आज की क्लास जो हमने रखी है ना, आप देखोगे तो हमने क्वेश्चन पेपर ही ऑप्ट किया है। और ये क्वेश्चन पेपर में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बेसिकली अभी जो हमारी 2-3 मैराथन क्लासेस होगी उसमें हमने क्वेश्चन पेपर्स को ही ऑप्ट किया है। रीजन बिंग ना, जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल एग्जाम जैसा ही फील आएगा। एग्जाम में भी सेम पैटर्न पे ही पेपर बनता है, जहाँ पे हमारे पास हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चंस दिए रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी आप देखोगे ना, हमने वही क्वेश्चन पेपर इंक्लूड किया हुआ है। और ये किसी भी एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर नहीं है, बट कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ही क्वेश्चन पेपर्स हैं। इसके अलावा देखोगे ना तो आप हर क्वेश्चन में आंसर भी गिवन है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम ऑप्शन में आपको आंसर नहीं टिक करना चाहिए था। यहाँ भले ऑप्शन में आंसर टिक है, बट बाकी जितने भी रिमेनिंग ऑप्शंस हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए प्लीज परेशान मत होना। हमने ये पेपर पैटर्न इसीलिए रखा है सो दैट कहीं ना कहीं आपको लगे कि हम लोग एग्जाम का ही क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, तो 2-3 पेपर्स आप लोगों को ऐसे ही मिलेंगे, मतलब 2-3 मैराथन क्लासेस ऐसे ही मिलेंगी। बाकी तो फिर आगे जैसे हम लोग क्वेश्चन पेपर्स रखते हैं, जहां ऑप्शन में कहीं पे भी आंसर टिक ना हो, वैसा ही क्वेश्चन पेपर हम ऑप्ट करेंगे। ठीक है, चलो अब देखो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। और यहाँ देखो हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में, मीडियम में आपके पास क्वेश्चन दिया है। हमारे पास पहला क्वेश्चन आज का कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट कंसिडर्ड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सबसे पहले तो व्हाट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ये समझ लो। इकोनॉमिक एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिससे आप कुछ ना कुछ मॉनेटरी फॉर्म में जनरेट कर पाओ। ठीक, इकोनॉमिक एक्टिविटी नाम से ही समझ में आ रहा है कि इकोनॉमिक मतलब जहां आप मनी जनरेट करने की बात कर रहे हो, मॉनेटरी एक्टिविटी है। जैसे इफ इन केस मान लो हम किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, टीचर है, तो नो डाउट वहां से हमें सैलरी मिलेगी। हम जॉब कर रहे हैं, हमें सैलरी मिलेगी। तो ये किस तरह की एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जिससे हम कुछ ना कुछ इन रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं इन मॉनेटरी फॉर्म। ऑप्शन दिया, डॉक्टर वर्किंग इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, अ टीचर वर्किंग इन अ स्कूल, अ फार्मर वर्किंग इन द फील्ड फॉर हिज ओन कंजम्पशन, डोमेस्टिक वर्क बाय हाउसवाइफ। अच्छा, यहाँ देखो लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट कंसिडर्ड। यहाँ बोला है नॉट कंसिडर्ड कि इसमें से कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। अ डॉक्टर वर्किंग इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, अगर डॉक्टर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वर्क करे तो नो डाउट वो फ्री ऑफ कॉस्ट तो वर्क करेंगे नहीं, उनको सैलरी मिलेगी। अ टीचर वर्किंग इन अ स्कूल, अगेन उनको सैलरी मिलेगी। अ फार्मर वर्किंग इन द फील्ड फॉर हिज ओन कंजम्पशन, कह रहे हैं कि फार्मर जो भी फार्मिंग कर रहा है वो अपने कंजम्पशन के लिए वो यूज कर रहा है, तो क्या वो मार्केट में उसको सेल करेगा? नहीं। अगर वो मार्केट में उसको सेल ही नहीं करेगा तो क्या वो किसी भी फॉर्म में मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होगा? नहीं। दूसरा दिया हुआ है डोमेस्टिक वर्क बाय हाउसवाइफ। अब अगर डोमेस्टिक वर्क की बात करें तो जो भी हाउसवाइफ
मतलब हम लोगों की मदर जो है, जो भी डोमेस्टिक वर्क करती हैं, क्या उसके लिए उनको किसी तरह का कोई सैलरी मिलता है? नहीं मिलता है। वो ये काम करती हैं आउट ऑफ लव एंड कंसर्न, है ना? तो क्या ये ऑप्शन डोमेस्टिक वर्क बाय हाउसवाइफ ये इकोनॉमिक एक्टिविटी माना जाएगा? नहीं, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं माना जाएगा। अच्छा, ये जो थर्ड पॉइंट है, इसमें देखो लिखा है फार्मर वर्किंग इन द फील्ड फॉर हिज ओन कंजम्पशन। तो आप लोग बोलोगे कि मैम वो ओन कंजम्पशन के, अपने कंजम्पशन के लिए जब वो प्रोडक्शन कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन नहीं है, बट क्योंकि ये प्राइमरी एक्टिविटी है एंड वो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, भले वो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होल नेशन के लिए जनरेट नहीं कर रहा है, बट स्टिल अगर देखा जाए तो अपने कंजम्पशन के लिए वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन हो रहा है, प्राइमरी एक्टिविटी है, तो ये क्या माना जाएगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी। सिर्फ डोमेस्टिक वर्क बाय हाउसवाइफ की अगर बात करें तो उसमें उनको कुछ भी इन रिटर्न नहीं मिलेगा, वो हो जाएगा हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ऑप्शन दिया ओनली फर्स्ट एंड थर्ड, ओनली सेकंड, ओनली थर्ड, ओनली फोर्थ। नो डाउट करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ओनली फोर्थ, दैट इज डोमेस्टिक वर्क बाय हाउसवाइफ। नेक्स्ट, who stated business is not mere money chasing but it also should aim at serving the community। बिजनेस का मतलब सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, बट कहीं ना कहीं कम्युनिटी को सर्व करना भी है, सोशल सर्विसेज भी देखना होता है, मतलब आपको सोसाइटी को भी लेके चलना होता है, भले आप बिजनेस क्यों ना रन कर रहे हो। ये दिया है लेनिन उर्विक ने, एल्डन मेयो, हेनरी फ्योल या हेनरी फोर्ड। करेक्ट आंसर होगा हेनरी फोर्ड। बेसिकली ये स्टेटमेंट किसका था? हेनरी फोर्ड का। एंड ये जितने भी स्टेटमेंट्स आपको मिल रहे हैं ना, कहीं से भी किसी भी एमसीक्यूज की आप प्रैक्टिस करो, लर्न जरूर कर लेना कि ये स्टेटमेंट किसका था? हेनरी फोर्ड का। उनका कहना था कि बिजनेस सिर्फ और सिर्फ मनी अर्न करने के लिए नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं आपको सोसाइटी को भी लेके चलना होता है। नेक्स्ट, when the goods are imported from one country and the same are exported to another country, ऐसे ट्रेड को हम क्या कहते हैं? बेसिकली ये री एक्सपोर्ट करना हुआ कि आप एक कंट्री से तो खरीद रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, बट उसको टेम्पररी अपनी कंट्री में आप रख रहे हो, ठीक है, एंड आफ्टर दैट उसमें कुछ थोड़ा बहुत चेंज करके, पैकेजिंग करके आप उसको फर्दर री एक्सपोर्ट कर दे रहे हो। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एक्सपोर्ट ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, एंट्री पोर्ट ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। करेक्ट आंसर होगा सी, एंट्री पोर्ट ट्रेड। इसका मतलब ही यही होता है कि आप एक कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हो और दूसरी कंट्री में उसको एक्सपोर्ट कर दे रहे हो। बेसिकली ये री एक्सपोर्ट प्रोसेस है। अच्छा, एक्सपोर्ट ट्रेड क्या होता है ये तो पता है। एक्सपोर्ट मतलब क्या हुआ? जहां आप अपनी कंट्री में कुछ बना करके दूसरी कंट्री में भेज दे रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो। इंटरनेशनल ट्रेड की अगर बात करें तो इंटरनेशनल ट्रेड बेसिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों इंक्लूड करता है, बट ये नेशनल बाउंड्रीज के बाहर करता है। एंड अगर एक्सटर्नल ट्रेड की बात करें तो इट इज ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। क्लियर? Which of the following statement is false about sole proprietorship form of business? False बोला है। The sole trader is a monarch of the business. What is monarch? Either king or queen. तो no doubt अगर हम sole trader की बात करें तो वो तो अपने business का राजा ही होता है ना, क्योंकि वो whole soul अपना business run कर रहा है। The proprietor's personal property can be utilized when the business is in loss. Yes, अगर business loss में है, मतलब अगर business के पास sufficient asset नहीं है liabilities को pay off करने के लिए, तो उस केस में क्या होता है कि जो sole proprietor है उनकी प्रॉपर्टी भी सेल कर दी जाती है। A proprietor's knowledge and skills in various fields like production, finance, marketing, etc. leads to better function. अब देखो, अगर एक पर्टिकुलर पर्सन, एक सोल प्रोप्राइटर अपना बिजनेस रन कर रहा है, तो उसके पास इतने फील्ड्स की नॉलेजेस तो नहीं हो सकती कि उनको प्रोडक्शन के बारे में भी पता है, फाइनेंस के बारे में भी पता है, मार्केटिंग के भी बारे में पता नहीं, ऐसा नहीं होता। सोल प्रोप्राइटरशिप आप सिर्फ और सिर्फ तब करते हो जब आप बहुत लोगों के साथ बिजनेस नहीं करना चाहते, आइदर इन द फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप और कंपनी। आप अपना बिजनेस अपने से रन कर रहे हो और आपको अपने बिजनेस की पूरी नॉलेज होती है, तभी आप अपना बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में स्टार्ट करते हो, है ना? तो ये गलत है। उनको इसके नॉलेज और स्किल की जरूरत नहीं है इतने फील्ड की, उनको सिर्फ और सिर्फ अपने ही फील्ड की नॉलेज रहे जिसमें वो बिजनेस रन कर रहे हैं, उतना सफिशिएंट होता है। एंड लास्ट इज अ प्रोप्राइटर इज नॉट बाउंड टू पब्लिश हिज अकाउंट्स टू द पब्लिक। केस अगर हम सोल प्रोप्राइटर की बात करें तो उनको ऑडिटिंग की जरूरत नहीं, उनको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, तो क्या उनको पब्लिक को अपना अकाउंट्स दिखाने की जरूरत है? नहीं। तो ये पॉइंट बेसिकली मैंडेटरी नहीं है, वो अपने बुक्स चाहे तो ना भी दिखाएं पब्लिक को, चलेगा। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी ऐसा है जो कि इनकरेक्ट है, बाकी तीनों ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर? नेक्स्ट, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइंड पार्टनरशिप एज। ये हमने बहुत बार बताया हुआ है कि अगर हम लोग पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप में दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए, उनके बीच में बिजनेस एग्जिस्ट होना चाहिए। मतलब जैसे अगर मान लो दो लोग हैं एक्स और वाई, उन्होंने मार्केट से 100 बैग्स ऑफ राइस खरीदा और उसको सेल कर दिया, बस।
तो क्या ये बिजनेस माना जाएगा? नहीं, बिजनेस मतलब जो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में होता है, ठीक है। एंड इसके अलावा ये चीज भी है कि उनके बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जिसके लिए वो एक अग्रीमेंट फॉर्म करेंगे, ठीक है। उस अग्रीमेंट में वो सारी चीजें मेंशन करते हैं कि उनके बीच में प्रॉफिट लॉस कैसे शेयर होगा, एंड बाकी रेम्यूनरेशन का क्या कैलकुलेशन रहेगा, कैपिटल शेयरिंग का क्या कैलकुलेशन रहेगा, वो सारा पॉइंट आप एग्रीमेंट में मेंशन कर दो। लिखा है पार्टनरशिप इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन विच 2 और मोर पर्सन अप टू मैक्सिमम ऑफ 20 जॉइन टुगेदर टू अंडरटेक सम फॉर्म ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। वैसे भी अगर आप बात करें तो एज पर कंपनीज एक्ट 2013 ये लिमिट कितनी होगी? 50। और अगर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की बात करें तो अभी भी लिमिट 10 और 20 है, ठीक है। बट यहाँ 10 और 20 की बात ही नहीं हो रही, या बात क्या हो रही है कि कम से कम 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए। फिर कह रहे थे रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यस, अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग मैंडेटरी है। लॉस भले आप ना शेयर करो बट प्रॉफिट शेयरिंग मैंडेटरी होता है। अच्छा, इसके अलावा एक और पॉइंट कि अगर मान लो हमारे पास 3 पार्टनर है एक्स वाई एंड जेड, तो तीनों ही पार्टनरशिप में एक्ट कर सकते हैं या कोई एक इनके बिहाफ पे भी एक्ट कर सकता है। नेक्स्ट, एन एसोसिएशन ऑफ 4 मोर पर्सन टू कैरी ऑन एज को ओनर। यहाँ को ओनर की तो बात ही नहीं है, यहाँ पार्टनरशिप की पार्टनर्स की बात हो रही है। अ पार्टनरशिप इज एन अरेंजमेंट में पार्टीज नोन एज बिजनेस पार्टनर अग्री टू कोऑपरेट टू एडवांस देयर म्यूचुअल इंटरेस्ट। नहीं, यहाँ पे कभी भी हम अगर पार्टनरशिप में बात करें तो पार्टनर्स की बात करते हैं, उसमें टर्म ओनर, बिजनेस पार्टनर ये सब नहीं यूज होता। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की बात करें तो पार्टनरशिप को हम ऐसे ही डिफाइन करते हैं जहां 2 या 2 से ज्यादा लोग बिजनेस रन कर रहे हैं और उनमें से कोई एक सबके लिए एक्ट कर सकता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। Next, if a particular partner of a firm represents that another partner is also a partner of the firm, another person, sorry, लिखा है if a particular partner of a firm represents कि जो दूसरा person है वो भी firm का partner है, and if such a person does not disclaim the partnership relationship even after coming to know about it, such person is called। क्या कह रहा है कि जैसे मान लो x और y ये 2 पार्टनर्स हैं, इनकी एक ऑफिस है, इसमें एक पर्सन बैठा हुआ है A। अब बाहर से एक पर्सन आया सी जिसको कि इनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो अब सी देख रहा है कि फर्म में 3 लोग हैं, एक्स वाई एंड ए। एक्स सी को कह रहा है कि ए भी हमारे यहाँ पार्टनर है, इस तरीके से प्रेजेंट कर रहा है कि ये भी हमारे यहाँ पार्टनर है। तो सी को क्या लगेगा कि अगर कल को किसी तरह का कोई लॉस होगा तो ए भी उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। अब एक रेप्यूटेड पर्सन है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम क्या ए को हर कोई जानता है? नहीं, एक रेप्यूटेड पर्सन है जिसको सब जानते हैं, ठीक है। तो सी, लेट्स से मान लो ए अमिताभ बच्चन है तो सी नो डाउट उनको जानता है। अब उसको क्या लग रहा है कि अगर हम फर्म के साथ किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कल को कोई लॉस होगा तो ये भी लॉस में पार्टिसिपेट करेंगे। एक्स ने ए के सामने ये चीज रिप्रेजेंट की कि ए भी हमारे यहाँ पार्टनर है, बट स्टिल ए कुछ नहीं कह रहा है, तो ऐसे पार्टनर को हम क्या कहते हैं? पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। क्लियर? उन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया? अपनी रेपुटेशन लैंड की है, एंड उन्होंने अपने मुंह से नहीं बोला कि हम पार्टनर है, बट बाकी जो पार्टनर्स है उनमें से किसी ने उनको एज अ पार्टनर रिप्रेजेंट किया, बट स्टिल वो साइलेंट थे इस पे, तो इसको हम कहते हैं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। क्लियर? बट पार्टनर बाय स्टॉपल ये क्या है? पार्टनर बाय स्टॉपल में एक खुद बोलेगा कि हम पार्टनर है, उसमें बाकी पार्टनर्स को रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। ए क्या करता है? खुद ही को रिप्रेजेंट कर रहा है सी के सामने कि हाँ हम यहाँ पे पार्टनर है, वो खुद बोल करके बता रहा है। तो ऐसी पार्टनर को हम क्या कहते हैं? पार्टनर बाय स्टॉपल। क्लियर? पार्टनर बाय स्टॉपल एंड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में हमने देखा है कि मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, दोनों में बहुत छोटा सा डिफरेंस है, और डिफरेंस यही है। अगर देखा जाए तो सिमिलैरिटीज बहुत है। अगर पार्टनर बाय स्टॉपल एंड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट की बात करें तो दोनों ही पार्टनर्स होते हैं नॉमिनल पार्टनर्स, दोनों ही पार्टनर्स अपनी रेपुटेशन लैंड करते हैं, किसी भी तरह का कोई कैपिटल कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट शेयर कंट्रीब्यूशन नहीं करते हैं, पार्टिसिपेशन नहीं करते। बस एक पार्टनर बाय स्टॉपल में वो खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज अ पार्टनर, एंड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में उनको किसी पार्टनर ने एज पार्टनर रिप्रेजेंट किया है। क्लियर? बट दोनों ही केसेस में ये क्या रहेंगे? साइलेंट रहेंगे, ये बताते नहीं है, डिस्क्लोज नहीं करते कि पार्टनर नहीं है। क्लियर? और डोरमेंट पार्टनर और पार्टनर एंड प्रॉफिट्स। डोरमेंट पार्टनर कौन है? ये तो सभी को पता है कि डोरमेंट पार्टनर वो पार्टनर होते हैं जो कि एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता बिजनेस में, बट उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया होता है। क्लियर? नेक्स्ट, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉर्पोरेशंस डज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कम? अगर आरबीआई की बात करें तो ये किस तरह की कंपनी है? स्टैट्यूटरी कंपनी। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट,
Which of the following factors does not influence the choice of organization is the time of starting a business unit? The area of operation of the business, governmental control and regulation, increase in tax liability, extent of risk and liability. जब हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो नो डाउट किस एरिया में अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, क्या गवर्नमेंट कंट्रोल है, क्या रिस्क एंड लाइबिलिटी है, ये सारी चीजें तो मैटर करती है. बट गवर्नमेंट अपडेट की वजह से टैक्स लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इससे हमें कभी कोई फर्क नहीं पड़ता जब हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी. नेक्स्ट, this is a document which is issued by the master of the ship or the ship owner or an agent stating that the goods mentioned in it have been taken on board the ship for transportation as per terms and conditions specified in it. It also serves as a contract of affreightment and a document of title to the goods. अफ्रेटमेंट क्या होता है? अफ्रेटमेंट मतलब जहां पे फ्रेट मेंशन होता है कि कितना उनका आने जाने का भाड़ा लग रहा है. This document is termed as bill of lading, maid's receipt, doc's receipt, custom, export, pass. No doubt इसको हम लोग bill of lading कहते हैं, but bill of lading के पहले दो टर्म है maid's receipt and doc's receipt. मेड रिसीट क्या होता है पहले ये समझो. मेड्स रिसीट मतलब होता है जहां पे जो शिप का ओनर है, ये बेसिकली एक टेम्पररी डॉक्यूमेंट है जहां जो शिप का ओनर है वो इस चीज को कंफर्म करता है कि जो कार्गो है वो वेसल पे लोड हो चुकी है. क्लियर? एंड इसके बाद ही बिल ऑफ लैडिंग इशू होता है. एंड डॉक्स रिसीट क्या है? डॉक्स रिसीट में जो रिसीवर होता है मतलब जो कैरियर होता है वो ये कंफर्म करता है कि हाँ हमने गुड्स रिसीव किया है. क्लियर? एंड इन दोनों रिसीट के बाद ही बिल ऑफ लैडिंग इशू किया जाता है. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बिल ऑफ लैडिंग. नेक्स्ट, हमने ना बिल ऑफ लैडिंग पे भी बहुत डिटेल डिस्कशन किया हुआ है. बहुत सारे ऐसे एमसीक्यूज हमने अपलोड किए हैं जहां पे बिल ऑफ लैडिंग करेक्ट आंसर है और उस पे बिल ऑफ लैडिंग पूरा डिटेल में डिस्कस किया है कि किस तरीके से वो इशू होता है. नेक्स्ट देखो, which one of the following is not a benefit of trade liberalization? Workers gain new employment opportunities. For producers and suppliers, markets are enlarged and sales opportunities are increased. Consumers enjoy lower prices and greater choice in products. Income disparity and productivity differences. No doubt अगर trade liberalization की बात करें तो जहां पे हम trade that is purchase and sale में liberal हो रहे हैं, तो liberal हो रहे हैं तो no doubt लोगों को नई employment opportunities मिलेंगी. ठीक है, सेल्स अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, आपको सस्ते दाम पे, रीजनेबल दाम पे गुड्स मिल जाएंगे. बट क्या उसकी वजह से किसी भी तरह की इनकम डिस्पैरिटी बढ़ेगी? जो इनकम में डिफरेंसेस है वो बढ़ेगा? नहीं. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी. नेक्स्ट, which one of the following statement is true? India's share in the world exports of agricultural commodities is very high. No, ये बहुत ज्यादा नहीं है. ये अगर देखा जाए तो मॉडेस्ट है. USA is the leading market for India's agricultural products. India is the fifth largest producer of fruits and vegetables in the world. No, ये second largest producer है. Indian meat is exported only in frozen form. No, frozen as well as chilled form. तो correct answer हो जाएगा B कि USA अगर देखो तो leading market control कर रहा है India's agricultural products में. Next, which of the following statement is untrue about WTO? ये भी हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है कि क्या इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में लोकेटेड? हाँ. बट क्या लुजेन में है? नहीं, जेनेवा में है. तो पहला ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. इसकी एग्जिस्टेंस आई 1995 में, ये करेक्ट है. द ओनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि डील करता है ग्लोबल रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशन से, एंड ये सक्सेसर है. मतलब इसके पहले कौन सा हमारे पास अग्रीमेंट था? गैट था. और गैट खत्म होने के बाद WTO आया. ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए. नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ मेंशन नहीं किया है करेक्ट. बेसिकली यहाँ चीज मेंशन की गई है कि इस क्वेश्चन का आंसर में ही फॉल्ट था, बट हम आपको इसका करेक्ट आंसर बताते हैं. देखो, फर्स्ट एंड सेकंड लिस्ट मैच करनी है जहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल, मीडियम टर्म कैपिटल और लॉन्ग टर्म. देखो, जो भी हम लोन लेते हैं आइदर इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल, लॉन्ग टर्म कैपिटल या मीडियम टर्म कैपिटल, क्यों लेते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं फर्म को रिक्वायरमेंट होती है, कंपनी को रिक्वायरमेंट होती है एक्सपैंड करने की. तो अगर उनको लॉन्ग टर्म में लंबे टाइम के लिए एक्सपैंड करना है तो उस केस में उनको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, एंड शॉर्ट टर्म में वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है. ठीक, मतलब फॉर करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी. तो यहाँ कह रहा है शॉर्ट टर्म कैपिटल कौन कौन सा है? इसमें से शॉर्ट टर्म कैपिटल है फैक्टरिंग, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल. क्यों? क्योंकि अगर हम शॉर्ट टर्म कैपिटल की बात करें तो ये विद इन अ ईयर आपको पे करना होता है. ठीक, तो ए का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, फोर्थ एंड फिफ्थ. देन हमारे पास मीडियम टर्म कैपिटल है जो कि 3 से 5 साल के लिए होता है. इसके लिए होगा क्लीन एडवांस फ्रॉम बैंक एंड पब्लिक डिपॉजिट. दैट इज सेकेंड एंड थर्ड.
एंड सी जो कि हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल है, तो नो डाउट लॉन्ग टर्म कैपिटल फॉर मोर देन 5 years होता है, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, दैट इज फर्स्ट एंड सिक्स्थ। ठीक है, ये इसका ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, the composition of the total capital consisting partly of long-term funds with fixed charge and partly of ownership fund is known as रिवॉल्विंग कैपिटल, कैपिटल गियरिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर, वर्किंग कैपिटल। नो डाउट हम कैपिटल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, जहां पे आपके पास लॉन्ग टर्म फंड्स भी होगा एंड ओनरशिप फंड्स भी होगा, क्योंकि इसमें कैपिटल स्ट्रक्चर में तुम सारी चीजें लेते हैं ना, आइदर इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कैपिटल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, what does the term underwriting means? Assuring public subscription to the issue of shares, promise to buy debentures, undertaking to subscribe to shares or debentures if public subscription is not adequate, promise to buy shares। बेसिकली क्या होता है ना कि कंपनी को जब डायरेक्टली पब्लिक को अपने शेयर्स ऑफर नहीं करने होते, तो वो एक पर्सन को अपॉइंट करता है जिसको हम लोग अंडरराइटर कहते हैं। अब उसका काम क्या होता है? उसका काम सिर्फ इतना होता है ना कि वो कंपनी के बिहाफ पे कंपनी के शेयर्स पब्लिक को इशू करते हैं, ऑफर करते हैं। अगर पब्लिक खरीद ली तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं भी खरीदती है तो उस केस में अंडरराइटर की ड्यूटी होती है कि वो खुद इस कंपनी के शेयर्स परचेज करे। ठीक है, अंडरराइटर ने यहाँ पे एक कंफर्मिटी देता है कि ठीक है, वहां पे कंपनी के शेयर्स इशू करा देंगे एंड वो पब्लिक को ऑफर करता है। तो पब्लिक जितना खरीदेगी, बाकी रिमेनिंग कौन परचेज कर लेता है? अंडरराइटर परचेज कर लेता है। तो अंडरराइटिंग टू सब्सक्राइब टू शेयर्स और डिबेंचर्स इफ पब्लिक सब्सक्रिप्शन इज नॉट एडिक्वेट, अगर पब्लिक सफिशिएंट शेयर्स नहीं परचेज कर रही है तो बाकी शेयर्स कौन परचेज करेगा बेटा? अंडरराइटर। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं अंडरराइटिंग। नेक्स्ट, which one of the following statement is true? Long term finance is associated with long term return on the investment. Long term finance is generally required for a period of 20 years or more. Long term finance is not required in all types of business activities. Long term finance can be withdrawn at a short notice. देखो, अगर लॉन्ग टर्म फाइनेंस की बात करें तो 5 साल से 30 साल तक के लिए वैलिड होता है। लॉन्ग टर्म फाइनेंस हर एक बिजनेस एक्टिविटी में ही रिक्वायर्ड होता है, चाहे आप बना के बेच रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे आप खरीद के बेच रहे हो। लॉन्ग टर्म फाइनेंस कैन बी विड्रॉन एट अ शॉर्ट नोटिस। नो, अगर लॉन्ग टर्म फाइनेंस है जो कि आपने लंबे समय के लिए लोन लिया है, 5 साल से ज्यादा के लिए, तो कभी भी शॉर्ट नोटिस पे आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस इज एसोसिएटेड विद लॉन्ग टर्म रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हमें पता है कि हमने आज जो लोन लिया है वो 5 साल से ज्यादा के लिए लिया है, तो उस पैसे को हम ऐसी जगह इन्वेस्ट करेंगे जहां से हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, what is the unique role of IDBI that is different from other developmental banks? It grants loans and advances to companies repayable between 8 to 10 years, providing financial assistance directly to industrial units as well as to refinance loans granted by other financial institutions. It undertakes underwriting of the public issue of shares and debentures made by companies. It subscribes directly to the issue of shares and debentures made by industrial concerns. देखो, अगर IDBI की बात करें तो ये लोन तो देते हैं बट लोन को रीफाइनेंस भी कराते हैं। ठीक है, बेसिकली अगर देखा जाए तो यही इनका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, Dash consists of buying and selling commodities or securities or other property in the hope of a profit from anticipated changes of value. इनिशियल मार्जिन, मार्जिन ट्रेडिंग, आर्बिट्रेज, स्पेकुलेशन। नो डाउट करेक्ट आंसर होगा स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन में हम यही मानते हैं कि हमने जो भी ट्रेडिंग की है, मतलब जो भी कमोडिटीज को खरीद बेच रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं फ्यूचर में हमें फायदा होगा, दैट इज प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, स्पेकुलेशन। नेक्स्ट, it is the manager's ability to coordinate all organizational activities and varied interest involved in it. It involves viewing the organization in its totality and understanding the interdependence of its individual parts. Name the managerial skill. Human skill, technical skill, functional skill, conceptual skill. नो डाउट इसका करेक्ट आंसर कंसेप्चुअल स्किल होगा, क्योंकि हम ओवरऑल कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, ओवरऑल की बात कर रहे हैं, या हम किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि हम ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को भी लेके चलेंगे और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में जो इंडिविजुअल्स हैं उनको भी लेके चलेंगे, तो इस स्किल को कहते हैं कंसेप्चुअल स्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ एस्पेरेट द कॉर्प्स, ये किसने दिया था? हेनरी फ्योल ने। नो डाउट ये सबको पता होगा, और हमने ना जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है हेनरी फ्योल का एंड टेलर का, वो पूरा डिटेल में डिस्कस भी किया हुआ अपने चैनल पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने प्रोवाइड कर दिया। नेक्स्ट, व्हाट इज अ पॉलिसी?
जर्नल स्टेटमेंट और अंडरस्टैंडिंग विच गाइड और चैनल थिंकिंग एंड एक्शन इन डिसीजन मेकिंग। हाँ, पॉलिसी मतलब क्या है? जब हम कोई पॉलिसी बनाते हैं तो उस पॉलिसी का पर्पस यही होता है कि हम जो सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसको इस तरीके से चैनलाइज करें कि हम अपना प्रॉपर एक डिसीजन ले सके। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, which of the following terms refers to the number of individuals a manager can effectively supervise? No doubt ये span of management की बात कर रहा है, बट यहाँ ऑप्शन में देखो span of control, span of management दिया है। चेन ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है? चेन ऑफ कमांड मतलब जहां पे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज को ये पता होता है कि वो किस तरीके से आपस में कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है, उसको हम कहते हैं चेन ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या हुआ? यूनिटी ऑफ कमांड मतलब जहां पे ये चीज बताई जाती है कि हर एक सुपरवाइजर को जो इंस्ट्रक्शन लेना है वो किसी एक ही सुपीरियर से लेना होगा। क्लियर? एंड स्पैन ऑफ कंट्रोल में लिखा है द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स अ मैनेजर कैन इफेक्टिवली सुपरवाइज, कि एक पर्टिकुलर मैनेजर कितने सुपरवाइजर को प्रॉपरली और इफेक्टिवली सुपरवाइज कर सकता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल एंड यूनिटी ऑफ कमांड में बहुत छोटा सा डिफरेंस है। स्पैन ऑफ कंट्रोल में कह रहा है कि एक मैनेजर कितने लोगों को अपने अंडर सुपरवाइज करेगा, एंड यूनिटी ऑफ कमांड कह रहा है कि एक सुपरवाइजर को जो इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है वो किसी एक ही मैनेजर का करना होगा। क्लियर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, स्पैन ऑफ कंट्रोल और स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट, the central task of a manager is to get work done with the cooperation of people for the attainment of organizational objectives. Thus, it is the duty of every manager to study the behavior of people working under him and adopt the necessary techniques to inspire people to cooperate and contribute their best effort toward organizational goal. तो नो डाउट हम किसकी बात करें? पूरा प्रोसेस किसका है बेटा? मोटिवेशन का। नेक्स्ट, चूज द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट कोऑर्डिनेशन। देख लेते हैं। कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस पोजीशन एट द सेम लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड वर्टिकल कोऑर्डिनेशन। नो, अगर सेम लेवल पे है तो हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और अगर मान लो ये वर्टिकल फॉर्म में होता, हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरीके से हो और वर्टिकल इस तरीके से, ठीक है, मतलब सुपरवाइजर या फिर सुपीरियर के बीच में होता, डाउनवर्ड और अपवर्ड चेन होती, तब उसको हम लोग वर्टिकल कोऑर्डिनेशन कहते हैं। कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड्स यूनिटी ऑफ एक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन। यस, the need for coordination increases with an increase in the interdependence between organizational units. Yes, coordination helps in resolving the conflict of personal goal and organizational goal. Yes, अगर coordination की बात करें तो coordination का मतलब ही क्या है कि organization में सब कोऑर्डिनेट करके चलेंगे, तभी तो आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाओगे। तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि इसको वर्टिकल कोऑर्डिनेशन नहीं बेटा, हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। नेक्स्ट, which of the following is not a principal goal of planning laid down by Planning Commission of India in 1950? To increase production to the maximum possible extent, to achieve full employment, to establish a socialist pattern of society based on equality, to nationalize banking and insurance. अब क्योंकि प्लानिंग कमीशन की बात कर रहे हैं तो उनका गोल बैंकिंग और इंश्योरेंस के लिए नहीं था। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, which of the following 5-year plans basis was formed by the strategy popularly known as Nehru Mahalanobis strategy? बहुत बार बताया ये क्वेश्चन, सेकंड प्लान इसका करेक्ट आंसर है। ये एग्जाम में ना बहुत बार क्वेश्चन रिपीट भी कर चुका है। नेक्स्ट, in order to protect consumers from unscrupulous and unethical practices by business people, the Indian government from time to time has enacted different laws. और ये लॉ कौन सा था? स्टैंडर्ड्स ऑफ परचेजिंग एंड मेजर्स एक्ट 1956। ये क्वेश्चन लर्न कर लेना, करेक्ट आंसर होगा बी। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, कंज्यूमर मतलब कौन हुआ? अ पर्सन हु बाइज एनी गुड्स फॉर अ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न। अ पर्सन हु हायर्स और अवेल्स ऑफ एनी सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन। यस, चाहे आप गुड्स खरीद रहे हो चाहे आप सर्विसेज ले रहे हो, दोनों ही केसेस में आप क्या माने जाओगे? कंज्यूमर माने जाओगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी, क्योंकि इन दोनों को ही कंज्यूमर की कैटेगरी में रखा जाता है। नेक्स्ट, which of these is not a silent feature of the Consumer Protection Act 1986? It is indeed a very unique and highly progressive piece of social welfare. Yes. It applies to all goods and services. Yes. It allows filing of class action complaints on behalf of groups of consumers. Yes. The hallmark of the act is that it has not set a time frame for the disposal of cases. No. अगर हम disposal of cases की बात करें तो इसमें cases को dispose करने के लिए 3 months to 5 months given है। अगर किसी तरह का कोई टेस्ट नहीं करना होगा, लैबोरेटरी टेस्ट, तो 3 months, दैट इज 90 days, एंड सेकेंड केस में 5 months का टाइम दिया गया है। तो डिस्पोजल ऑफ केसेस के लिए क्या कोई टाइम फ्रेम नहीं है? टाइम फ्रेम है।
तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, इनकरेक्ट होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, which of these persons can file a complaint under the Consumer Protection Act 1986? Any voluntary consumer, consumer, सेंट्रल गवर्नमेंट, वन और मोर कंज्यूमर, स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी कंप्लेन कर सकता है, ऐसी कोई लिस्ट नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, what is the objective of the MRTP Act 1969? No monopolies, to ensure that the operation of the economic system does not result in the concentration of economic power to the common detriment, to prohibit restrictive and unfair trade practices। हाँ, बेसिकली इनका यही ना प्रोसेस था कि जो ट्रेड हो रहा है वो बिल्कुल फेयर हो, उसमें किसी भी तरह का कोई अनफेयर प्रैक्टिसेस ना हो, और सारी की सारी ट्रेड या सेल किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास ना हो, मोनोपोली ना हो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, dash in relation to any goods means a person who sells or distributes any goods for sale, manufacturer, trade, seller, buyer। नो डाउट करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रेडर। ट्रेडर मतलब वो पर्सन होता है जो खरीद के बेचता है, और मैन्युफैक्चरर कौन होता है, जो बना करके बेचता है। अब यहाँ पे तो यही कह रहा है ना कि आपने खरीदा और बेचा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रेडर। नेक्स्ट, व्हाट इज अ बैंक रेट? बैंक रेट पे हमने बहुत डिटेल डिस्कशन किया हुआ है कि व्हाट इज बैंक रेट, व्हाट इज रेपो रेट, व्हाट इज ओपन सेल सिक्योरिटीज। अगर आप देखोगे ना तो हमने अपने चैनल पे इस पे शॉर्ट वीडियोस भी अपलोड किए हुए हैं और डिटेल लेक्चर भी अपलोड किया हुआ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, और उसको अपलोड करने का जो बेसिक रीजन था ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं बिटवीन रेपो रेट एंड बैंक रेट। तो क्लास आप लोग जरूर से कवर कर लेना। और बैंक रेट का मतलब होता है वो इंटरेस्ट जो आरबीआई चार्ज करता है बाकी कमर्शियल बैंक से। तो करेक्ट आंसर होगा ए, द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द आरबीआई ऑन लोन्स टू कमर्शियल बैंक्स। वो क्लास कवर कर लोगे तो ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। FDI is an investment where the foreign party retains control over the investment. GDRs is a convertible bond? No. FCCBs cannot be converted into GDRs। कन्वर्ट हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ वो ग्लोबल डिपॉजिटरी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज एन इन्वेस्टमेंट विद द फॉरेन पार्टी डज नॉट सीक कंट्रोल ओवर द इन्वेस्टमेंट। यस, अगर हम लोग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वहां इन्वेस्टमेंट पे कंट्रोल होता है। सिर्फ और सिर्फ एक ही करेक्ट स्टेटमेंट है, ए। नेक्स्ट, जो डी बोला था, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसमें कंट्रोल नहीं होता। नहीं, जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपका अपनी इन्वेस्टमेंट पे कंट्रोल होता है। करेक्ट आंसर होगा ए, कि पहला स्टेटमेंट ही सिर्फ और सिर्फ करेक्ट है। नेक्स्ट, according to whom statistics are numerical statement of facts in any department of inquiry placed in relation to each other। करेक्ट आंसर बी, बावले है, ये लर्न कर लेना। इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ दिस इज अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा? पर्सनल इंटरव्यूइंग, स्केड्यूल, थ्रू लोकल रिपोर्ट्स एंड करस्पॉन्डेंट। ये सारे प्राइमरी डेटा के पार्ट है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। हमने अपने सेकंड चैनल सीए काजल डिरोलिया स्टैटिस्टिक्स वाले चैनल पे ना देखोगे तो बहुत डिटेल में ये सारे पॉइंट्स अपलोड किए हुए हैं। इनफैक्ट हमने इसने सारे एमसीक्यूज अपलोड किए हैं स्टैटिस्टिक्स के, कि अगर वहां से आप स्टैटिस्टिक्स के एमसीक्यूज कर लोगे तो एग्जाम में आपको कहीं पे भी कुछ भी नया नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, अ ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिपिक्टिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज इज। जो सीएफ का हम लोग ग्राफ बनाते हैं, आइदर मोर देन ओगिव होता है या लेस देन ओगिव होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ओगिव। नेक्स्ट, which was originally used to measure the distribution of wealth and income। अगर wealth and income की बात करें तो लॉरेंस कर्व, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी कर्व और बेल कर्व कैसे होता है? फ्रीक्वेंसी कर्व हमने बताया हुआ है, इस तरीके से बनता है। पहले उसके लिए हम लोग हिस्टोग्राम बनाते हैं, फिर फ्रीक्वेंसी कर्व बनाते हैं, और लास्ट में फिर फ्रीक्वेंसी ग्राफ बनाते हैं, और लास्ट में फ्रीक्वेंसी कर्व। और बेल कर्व हम लोग यूज करते हैं कंपनीज के लिए उनके प्रॉफिट और लॉस को शो करने के लिए। नेक्स्ट, choose a false statement. The only purpose of measuring dispersion is to assess the reliability of an average. Variability itself may be sometimes used in decision making. Comparison of two sets of data can only be done by relative measures of dispersion. A good measure of dispersion should preferably use all the items of the data। देखो, डिस्पर्शन की अगर बात करें तो जिसको हम लोग स्कैटर या वेरिएबिलिटी भी बोलते हैं, तो इनका काम एवरेज की रिलायबिलिटी को चेक करना तो है, बट सिर्फ एवरेज की रिलायबिलिटी को चेक करना नहीं है, दो या दो से ज्यादा डेटा को कंपेयर करना भी है, ठीक है। इनका काम वेरिएबिलिटी को कंट्रोल करना भी है, और उसके बेसिस पे डिसीजन लेना भी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कि सिर्फ ये अकेला एक पर्पस नहीं, पर्पस है बट नॉट द ओनली पर्पस, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे फॉल्स स्टेटमेंट पूछा था। नेक्स्ट, a document issued by Reserve Bank of India on behalf of the central government for meeting its temporary deficits and financing the expenditure is known as।
कमर्शियल बिल, ट्रेजरी बिल, मनी बिल और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी बिल। अब यहाँ पे कह रहा है कि आरबीआई इशू कर रहा है किसके बिहाफ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे, जहां बेसिकली इशू किसके लिए हो रहा है, फॉर टेम्पररी डेफिसिट्स एंड फाइनेंसिंग एक्सपेंडिचर। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रेजरी बिल। नो डाउट ट्रेजरी बिल सब जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो प्लीज इन बिल्स के बारे में जरूर पढ़ लेना कि व्हाट इज कमर्शियल बिल, ट्रेजरी बिल, मनी बिल एंड शॉर्ट टर्म लायबिलिटी बिल, क्योंकि इसके बारे में ना एग्जाम में क्वेश्चंस पूछता ही पूछता है। ठीक है, रीड द assertion and reasoning and select the correct option. Assertion दिया है कि the Reserve Bank of India is a apex organization in the Indian money market. Yes, अगर इंडियन मनी मार्केट की बात करें तो जो अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो आरबीआई है। रीजनिंग है कि इन अप्रैल 1988 इट सेट अप द डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टेबलाइजिंग द मनी मार्केट इन इंडिया। नो डाउट ये इसका एक फंक्शन है, 1988 में आरबीआई ने ये काम किया था, बट इस वजह से अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है ये। अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली क्यों है, क्योंकि इसको सेंट्रल बैंक माना जाता है। ठीक है, तो असर्शन एंड रीजन करेक्ट तो है, बट क्या रीजनिंग करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की? नो। करेक्ट आंसर हो जाएगा कि असर्शन एंड रीजन दोनों ही करेक्ट है, बट रीजन इज नॉट द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, which of these is the method of making capital issue? ऑफर फॉर सेल, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू, बिड एंड ऑफर। देखो आप सेल भी कर सकते हो, प्राइवेट प्लेसमेंट भी कर सकते हो, राइट इशू भी कर सकते हो, बट बिड एंड ऑफर ये किसी भी तरह से कैपिटल इशू का पार्ट नहीं है। कैपिटल इशू मतलब जो कंपनी अपने शेयर कैपिटल को इशू करती है, तो उसके लिए ये पहला तीन मेथड्स तो सही है, बट बिड एंड ऑफर ये इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो ए बी सी ये तीन करेक्ट आंसर होगा, दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी, ओनली ए बी एंड सी। नेक्स्ट, inside trading refers to trading in the scripts of the company by persons having access to dash price sensitive information to make private gains or reduce losses। देखो बेसिकली क्या होता है कि ना, इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब यही होता है कि कंपनी में कोई एक ऐसा पर्सन है जिसको कंपनी की सारी बेसिक इंफॉर्मेशन पता है, सारी इंफॉर्मेशन है, पूरी कंप्लीट नॉलेज है। कहीं ना कहीं उनको पता है कि उनके शेयर मार्केट में जो शेयर्स हैं उनकी प्राइस बढ़ने वाली है, घटने वाली है, तो नो डाउट उनके पास प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन तो है, बट ये पब्लिश्ड इन्फॉर्मेशन नहीं होती। पब्लिश्ड मतलब जो कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में, मैगजीन में पब्लिश हुई हो। ये अनपब्लिश्ड इन्फॉर्मेशन है जो कि किस पर्सन के पास होती है, जो कि कंपनी से ही जुड़ा हो। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अनपब्लिश्ड। नेक्स्ट, in which of the following streams was classical theory of organization developed? ब्यूरोक्रेसी, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये तीनों ही क्लासिकल थ्योरी का पार्ट है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है उसमें हमारे पास एक डेफिनेशन दी हुई है और आपको बताना है कि डेफिनेशन किसकी है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज अ फील्ड ऑफ स्टडी दैट इन्वेस्टिगेट्स द इम्पैक्ट दैट इंडिविजुअल ग्रुप्स एंड स्ट्रक्चर्स हैव ऑन बिहेवियर विद इन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पर्पस ऑफ अप्लाइंग सच नॉलेज टुवर्ड्स इंप्रूविंग एन ऑर्गेनाइजेशंस इफेक्टिवनेस। लर्न करने वाला क्वेश्चन है, लर्न कर लेना। इसका करेक्ट आंसर है रॉबिन्स। नेक्स्ट, a person who reports unethical practices by their employer to outsider, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं विसल ब्लोअर। ये सारे क्वेश्चंस लर्न करने वाले हैं, प्लीज साथ ही साथ लर्न करते जाना। नेक्स्ट, व्हाट इज द सोर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड? सोशल लर्निंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, डायरेक्ट एक्सपीरियंस। देखो जब हमारा एक्सपीरियंस होता है और कहीं ना कहीं हम सोसाइटी से बहुत ज्यादा जुड़े होते हैं, है ना। पहला ऑप्शन दिया है ना सोशल लर्निंग, कि अगर हमें सोसाइटी के बारे में बहुत पता है एंड हमारा अच्छा एक्सपीरियंस है, तो कहीं ना कहीं हमारा एक एटीट्यूड जनरेट हो जाता है। करेक्ट आंसर फर्स्ट एंड थर्ड होगा, दैट इज डी होगा, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात करें तो ये हर एक यूनिवर्सिटी के कोर्स में इंक्लूड किया गया है। लिखा है मैच द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव विद द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स। इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो बात किससे करेंगे? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट की। देन लार्ज स्केल सेलिंग एंड प्रमोशनल एफर्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट हो गया ये। प्रोड्यूस व्हाट कस्टमर नीड, जो कंज्यूमर चाहेगा हम वही बना करके बेचेंगे, ये मार्केटिंग कंसेप्ट है। प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट, ये प्रोडक्ट कंसेप्ट है, क्योंकि आप प्रोडक्ट को इंप्रूव करने की बात कर रहे हो। एंड इंप्रूव सोसाइटीज वेल बीइंग, सोसाइटल कंसेप्ट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, ई, बी, ए, सी। ऑप्शन देख लेते हैं, ऐसे नहीं दिया हुआ है। ए का दिया हुआ है 4, ये हो गया 4, 5, 2, फर्स्ट, थर्ड, ये सीक्वेंस है बेटा, ठीक है, जो कि हमारे पास ऑप्शन डी में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखो डेफिनेशन दी है कि व्हाट इज नोन एज अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द टोटल मार्केट फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस इनटू सेवरल स्मॉलर ग्रुप्स। इसको हम कहते हैं मार्केट सेगमेंटेशन, जहां हम छोटे छोटे सेगमेंट्स में चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। करेक्ट आंसर होगा ए, मार्केट सेगमेंटेशन। और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर स्पेशलिटी गुड्स। देख लेते हैं ऑप्शन। A class of consumer goods that are purchased only after the buyer has spent some time and effort comparing price, quality and so on। तो इसको हम, ऐसे गुड्स को हम कहते हैं शॉपिंग गुड्स। देन लिखा है क्लास ऑफ कंज्यूमर गुड्स दैट पीपल बाय फ्रीक्वेंटली विद द लीस्ट पॉसिबल टाइम एंड एफर्ट, कन्वीनियंस गुड्स। अ क्लास ऑफ कंज्यूमर गुड्स विद परसीव्ड यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है, इसीलिए हम इसको कहेंगे स्पेशलिटी गुड्स। एंड प्रोडक्ट्स बॉट बाय इंडिविजुअल्स और हाउसहोल्ड्स फॉर द पर्सनल नॉन बिजनेस यूज, ये हो गया कंज्यूमर गुड्स। करेक्ट आंसर होगा सी। बाकी ऑप्शंस भी जो हमने बताए वो प्लीज कहीं नोट डाउन कर लेना। अब देखो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। वैसे तो मैं आज की क्लास में 100 एमसीक्यूज डिस्कस करने थे, बट ये 50 एमसीक्यूज डिस्कस करने में थोड़ा टाइम लग गया। क्लास को बहुत लेंदी नहीं करेंगे, आज की क्लास सिर्फ 50 एमसीक्यूज की रखेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगेन 50 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ये सारे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से कर लेना, क्योंकि आप लोग अगर एग्जाम पैटर्न देखोगे ना, तो अब जनरली जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो ज्यादा थ्योरेटिकल आते हैं कंपैरेटिवली न्यूमेरिकल। ठीक है, तो जितनी ज्यादा थ्योरी क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ज्यादा एग्जाम के लिए आपके लिए बेनिफिशियल होगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। अगर आज की क्लास पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। एंड मैराथन क्लास एंड पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स की प्लेलिस्ट की लिंक हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहां से आप लोग ऐप जरूर से डाउनलोड कर लेना। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।